ये वाला क्वेश्चन 90% स्टूडेंट्स के एग्जाम में आएगा, या तो यूनिट टेस्ट में आएगा या टर्म 1 में आएगा 90% के, ठीक है, और ऊपर से 5 मार्क्स में आएगा, तो इसे छोड़ ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और हाई मार्क्स हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और अगर मोल कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसान है, मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वीडियो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, पहले बहुत बढ़िया वीडियो है, पूरा वीडियो देख लेना, मोल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन क्या है? अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, जैसे आपका ब्यूटेन हो गया C4H10 या इथेन हो गया C2H6, लाइक दैट। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स सम कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम वाटर। अब यहां पर आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ, वो कंबस्शन रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। एक जनरल रिएक्शन है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए एप्लीकेबल होगी, आपको पता होना चाहिए। वो जनरल रिएक्शन इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगी, बस इसलिए लिख रहा हूं ये बताने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं और वो आपको काम आएगी आगे जाके। है क्या? CXHY, मान लो एक हाइड्रोकार्बन है जैसे C2H6, तो X2 हो जाएगा, Y6 हो जाएगा। ब्यूटेन है C4H10, तो X4 हो जाएगा, Y10 हो जाएगा। जब ये रिएक्ट करेगी तो ये रिएक्ट करेगी X + Y/4 O2। तो आप इन X और Y से निकाल लोगे कितना ऑक्सीजन यूज होगा, और ये हमेशा X मोल्स ऑफ CO2 एंड Y/2 मोल्स ऑफ H2O बनाएगा। बैलेंस रिएक्शन है ये। अब मुझे बताना क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मुझे ये बताना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रही है वो तो ठीक है, एटमॉस्फेयर से आ रही है, यहाँ एयर से। लेकिन ये जो कार्बन आ रहा है, जितना भी कार्बन इसमें आया कार्बन डाइऑक्साइड में, वो कहाँ से आया? वो हाइड्रोकार्बन से आया। इस वाटर में जितना भी हाइड्रोजन आया वो कहाँ से आया? इस हाइड्रोकार्बन से आया। तो इसका मतलब अगर मैं ये निकाल लूँ कि जो ये मुझे 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है उसमें कार्बन कितना है, और 0.690 ग्राम वाटर दे रखा है उसमें हाइड्रोजन कितना है, तो मुझे हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन और हाइड्रोजन था ये पता चल जाएगा। बड़ा आसान है निकालना। कैसे? मुझे पता है कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, तो 44 कैसे आता है? आपका कार्बन होता है यहाँ पर 12 एटॉमिक मास, और 2 टाइम्स ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये टोटल कितना आ गया आपका 44 ग्राम्स 1 मोल का आ गया। इसमें आपका कार्बन कितना है 12 ग्राम, तो आपको पता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है 12 ग्राम। तो आप बोलोगे ठीक है, जितना मुझे मिला है कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम्स, उसमें कितना होगा कार्बन? तो वो जो कार्बन होगा वो बेसिकली कहां से आया होगा? वो आया होगा आपका हाइड्रोकार्बन से। तो आपको जो ये कार्बन मिला वो कहां से मिला? इस हाइड्रोकार्बन से मिला। तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब कार्बन कितना था इस हाइड्रोकार्बन में। सिमिलरली आप बोलोगे कि H2O, अब H2O का 1 मोल अगर मैं कंसीडर करूं तो इसका मोलर मास क्या होगा? 2 टाइम्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, दैट इज क्या हुआ 18। अब इस 18 में आपका हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम्स, तो मैं बोलूंगा अगर मेरे पास 18 ग्राम्स वाटर है तो मुझे 2 ग्राम्स हाइड्रोजन मिलेगा उससे। मुझे मिला कितना है 0.690 ग्राम वाटर मिला है, तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लूंगा। तो मुझे कार्बन और हाइड्रोजन जो यहाँ मिले हैं वो कहाँ से आए हैं? हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन में मुझे कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है बेसिकली? क्वेश्चन में पूछा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? जैसे ही मुझे ये कार्बन और हाइड्रोजन के मास पता चल गए, मैं इनसे मोल्स निकाल लूंगा, मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दूंगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला यही होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स रादर मोल्स, ओके, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो मोल्स कैसे निकालता हूं? अगर मुझे मास पता चल गया कार्बन का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, हाइड्रोजन का भी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास यहाँ क्या होगा? एटॉमिक मास के बराबर होगा। अच्छा, एक चीज और पता होना चाहिए, एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस की नहीं, क्योंकि वो N2 एग्जिस्ट करती है, हीलियम गैस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं हीलियम की बात करूँ, नियॉन की बात करूँ, ठीक है, आर्गन की बात करूँ, तो उस केस में जो एटॉमिक मास है और जो मोलर मास है वैल्यू तो सेम रहेगी। एटॉमिक मास की यूनिट यू होगी, मोलर मास की यूनिट ग्राम्स पर मोल होगी, बस इतना डिफरेंस है। अगर नहीं ज़्यादा क्लियर है एटॉमिक मास मोलर मास तो रिलेटेड वीडियो देख लेना, मिलेगा चैनल पे ही मिलेगा, सर्च कर लेना। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करने में। तो हम बोलेंगे कि एज 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 grams कार्बन, hence 3.38 ग्राम्स, ये तो हमें दिया हुआ है, इतना मिला है हमें, एक्चुअल में 3.38 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड मिला। विल कंटेन हाउ मच?
12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 3.38, जब इसे कैलकुलेट करोगे ये 0.92 ग्राम्स आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे कि H2O जो मिला था उसमें कितना हाइड्रोजन रहा होगा। तो अब हम बोलेंगे यहां पर इसको कर दो, एज 18 grams water contains 2 grams hydrogen, hence 0.690 grams, देखो यही तो दिया हुआ है, 0.690 grams water will contain how much, 2 by 18 into 0.690। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.0767 आएगा। तो 767 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.077 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, फाइन। अब ये मुझे कार्बन की अमाउंट भी पता चल गई हाइड्रोकार्बन में और हाइड्रोजन की अमाउंट भी पता चल गई हाइड्रोकार्बन में, ये दोनों चीजें मेरे काम की हैं। अब एक चीज, अभी अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे या कई बुक्स में भी देखोगे तो मास पता करने के बाद उन्होंने परसेंटेज निकाली है, उसके बाद मोल्स निकाले हैं। कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, क्योंकि मोल्स हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यू कैन वेरी वेल यूज दिस मास टू कैलकुलेट द मोल्स। कोई जरूरत नहीं है पहले परसेंटेजेस में कन्वर्ट करो, उसके बाद बोलो 100 में से इतने ग्राम है और उसके बाद मोल्स निकालो। हम सिंपली इसको यूज करेंगे, आंसर वही आना है। तो ये वैल्यूज हमें याद रखना है। मैं इन दोनों वैल्यूज को ऊपर लिख देता हूं यहां पर। ये मेरे पास कार्बन कितना निकल के आया 0.92 ग्राम्स और हाइड्रोजन कितना निकल के आया 0.077 ग्राम्स। अब मैं ये वैल्यूज यूज करूंगा एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए। यही पूछा एम्पिरिकल फार्मूला, उसके बाद हम मोलर मास भी निकालेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालेंगे। मोलर मास के लिए जो आगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो यूज करेंगे। अभी जितनी इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं आपको, जितनी यूज कर रहा हूं, उससे क्या निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमारा एक टेबल होता है, वो हम यूज करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला में सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स है हमारे पास, उसके बाद एलिमेंट्स के बाद हमारे पास उनका कितना मास है, उसके बाद हम मोल्स निकाल लेते हैं। क्यों, मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास से हम मोल्स निकाल लेते हैं। और जब हमारे पास मोल्स आ जाते हैं तो हम उनका सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। ये टेबल बन जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज मिली हैं वो लिखेंगे। हम बोलेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हमें मिला 0.92 ग्राम्स, हाइड्रोजन हमें मिला 0.077 ग्राम्स। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास एलिमेंट्स के केस में। तो मैं बोलूंगा 0.92 डिवाइडेड बाय 12 और यहां 0.077 डिवाइडेड बाय 1। ये आपका आएगा 0.077 और ये तो है ही आपका 0.077। ये सिंपल रेशो क्या है 1, ये हो गया आपका 1:1, सेम ही है सिंपल रेशो 1:1। इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, कार्बन 1 मोल, हाइड्रोजन 1 मोल। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मेरे पास आया वो आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH, 1 मोल कार्बन का 1 मोल हाइड्रोजन का, सिंपलेस्ट रेशो कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अगर देखो तो ये C2H2 भी हो सकता है, तो C2H2 2:2 1:1 ही रेशो है। ये C6H6 भी हो सकता है बेंजीन, C6H6 6:6 1:1 ही रेशो है। अब वो पता करने के लिए मुझे मोलर मास पता होना जरूरी है, इसीलिए वो पूछा है पहले मोलर मास, उसके बाद पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब मोलर मास निकालने के लिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको पढ़ो। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स मेजर्ड एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम्स। अब देखो यहां से क्लिक करना चाहिए आपको, गैसियस वॉल्यूम और मास में कुछ रेशियो होता है ना। तो मैं 1 मोल का मास निकालूंगा तभी तो मोलर मास मिलेगा। तो अगर मोलर मास पूछा है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि 1 मोल का मास पूछा है। अब इसको समझो क्या करेंगे हम मोलर मास निकालने के लिए, और यहां दे रखा है वॉल्यूम, तो इसका मतलब मोल को मुझे वॉल्यूम में भी लिखना है और मास में भी लिखना है। मोल को मुझे, मोलर मास क्या है 1 मोल का मास है, तो मुझे उसको वॉल्यूम में भी लिखना है और मास के टर्म्स में भी लिखना है। तो समझो क्या है, इफ आई राइट 1 मोल का एट STP वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर एट STP इफ इट इज गैसियस। ओके, 1 मोल ये गैसियस है तभी होगा। देखो ये ध्यान रखना, बहुत बार गलती करते हो, लिक्विड और सॉलिड के केस में नहीं होता 22.4 लीटर। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में तो मास निकाल के फिर डेंसिटी यूज करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, वहां से वॉल्यूम निकालेंगे, यहां से नहीं निकालेंगे। और वो फॉर्मूला तीनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालोगे तो वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है। यहां हमें वॉल्यूम और मास दे रखा है, उसको हम यूज कर रहे हैं गैस के केस में,
तो 1 मोल गैस के केस में 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी, और 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास होता है। ठीक है, यहां से हमें ये पता चल गया 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास। तो अगर मुझे ये दे रखा है 10 लीटर का मास इतना है और मैं ये निकाल लूं 22.4 लीटर का मास क्या होगा, तो वो 1 मोल ही तो है। 22.4 लीटर 1 मोल है, उसका मास जितना होगा वो मोलर मास हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीजें 1 मोल हैं। तो मैं बोलूंगा यूनिटरी मेथड लगा के कि 10 लीटर का मास एट एसटीपी 11.6 है, तो 22.4 लीटर का मास कितना होगा, वो 1 मोल का मास होगा, और 1 मोल का मास क्या कहलाता है, मोलर मास। तो लगा दो यूनिटरी मेथड, निकाल लो मोलर मास। यहां बोलो एज 10 liter gas weighs 11.6 grams, hence 22.4 liter gas will weigh 11.6 divided by 10 into 22.4, 11.6 divided by 10 multiplied by 22.4। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड 25.9 आएगा, जो अप्रोक्सीमेटली फिर 26 हो गया, क्योंकि नॉर्मली हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 26 ग्राम्स पर मोल क्या आ गया, ये मोलर मास आ गया। मैंने क्यों उसको ग्राम्स पर मोल लिखा, क्योंकि ये 1 मोल का मास है ना, 1 मोल 22.4 लीटर 1 मोल होता है, तो मुझे ये मोलर मास मिल गया ग्राम्स पर मोल। एक मोल का मास मिला, यूनिट क्या होती है मोलर मास की, ग्राम्स पर मोल। तो मुझे दोनों चीजें पता चल गई। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे पता चला था CH है, और मोलर मास मुझे पता चल गया 26 ग्राम्स पर मोल है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। देखो अब जैसे मैंने बताया CH अगर है तो ये C2H2 भी हो सकता है, C6H6 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक फैक्टर होता है n, जिससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हमारे पास CH है और ये C2H2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, तो इसका मतलब मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, लेकिन अगर एक्चुअल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 था, तो मुझे इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता कि ये फैक्टर क्या है, n, इसको हम क्या बोलते हैं, n। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं उसकी बात कर रहा हूं। अब मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को एक फैक्टर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, यही तो किया मैंने। तो मैं उसे इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इस n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, वो मुझे पता करना है। अब इसी से देखो एक कॉमन सेंस है थोड़ा सा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होगा, जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास है। ठीक है, उसको n से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मोलर मास मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर मान लो C6H6 है और यहां पर आपका CH है, तो C6H6 का मोलर मास 78 होता है। तो यहां पर जैसे 13 है, इसका 12 + 1 13 हुआ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे ये मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो बेसिकली चाहे मैं ये बोलूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं n से, तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, या मैं ये बोलूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को मैं उसी फैक्टर n से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मोलर मास मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। किसका, मॉलिक्यूल का। जो पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो अब हम इसी को इस फॉर्मूले में लिख देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास will be n times empirical formula mass। देखो ये दोनों हैं एक ही, बेसिकली मैं इनको 2 फॉर्म में लिख रहा हूं, रीजन है उसके पीछे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि n की वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है, मैंने निकाला है मोलर मास अभी सेकंड ऑप्शन में, मोलर मास। तो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, मोलर मास ग्राम्स पर मोल में होता है, मॉलिक्यूलर मास यू होता है, AMU पहले बोलते थे उसे, तो यू होता है। तो मोलर मास मैंने जो निकाला था वो 26 निकाला था। तो इस फॉर्मूले का आप ऐसे नहीं लिखेंगे सेकंड वाले में, ये मैंने आपको एनालॉजी के लिए बता दिया। यहां पर एक्चुअल में आप लिखोगे, बोलोगे कि n इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है,
इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, थर्ड ऑप्शन जो है वो आप यहां से स्टार्ट करोगे, एज n इज गिवन बाय दिस वन, यू विल से इट इज 26। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मैच कहां से आएगा? अरे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH था, तो 12 + 1 13U हो गया। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैच कहां से आ गया? आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला से आ गया, तो लिख दिया आपने यहाँ 13, ये हो गया आपका 2। इसका मतलब आपको अब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए बोलना पड़ेगा, हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी n टाइम्स दैट इट 2 टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो क्या है आपका ये C2H2 आ गया। C को 2 से मल्टीप्लाई करना है, H को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो C के कितने मोल है? 2, H के कितने मोल है? 2, तो C2H2 लिख दिया। तीनों आंसर आ गए आपके। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 26 है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C2H2। तो तीनों आंसर आपके आ गए। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, मोलर मास 26 ग्राम्स पर मोल, एंड एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप जरूर कर लेना। अगर अपने आप यहाँ नहीं कर पाए तो एग्जाम में तो होना ही नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो उससे रिलेटेड वीडियो देख लेना, लिंक यहाँ पर दे दूंगा मैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है एग्जाम में, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पूरा सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। करो इसे, करके देखो।